चलिए हेडिंग दीजिए, संसदीय प्रस्ताव। संसदीय प्रस्ताव। पार्लियामेंट्री मोशन। ठीक है, पार्लियामेंट्री मोशंस, संसदीय प्रस्ताव। माइक ऑफ कर लीजिए। प्रस्ताव। देखो ये है क्या, ये संसदीय प्रस्ताव मतलब, संसदीय प्रस्ताव का मतलब है कि संसद में जो सदस्यों के द्वारा, संसद के जो सदस्य है उसके द्वारा अपनी बात रखने की एक प्रक्रिया मान करके चले। ठीक है, वो आप लिख सकते हैं कि संसदीय प्रस्ताव में एक छोटा सा पॉइंट लिख दो नीचे ताकि कॉपी में अच्छी लगे। यह संसद सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने का एक माध्यम है। संसद के जो सदस्य हैं, ये बात रखने का क्या है, ये माध्यम। ठीक है, अब देखो ये होता कितने तरह के, कई तरह के, इसमें हमें पढ़ना है एक एक करके, इसको समझते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट लिखो। नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट लिखिए, कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन प्रस्ताव लिख लिया। जी सर। देखो इसका मतलब क्या है कि मान लो कि देश में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। ठीक है, और जैसे लगे कि जो संसद के सदस्य हैं उसे लगे कि नहीं इस पर बहस होनी चाहिए। ठीक है, तो संसद के जो सदस्य है वो अध्यक्ष की अनुमति से यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि संसद का जो वर्तमान कार्यवाही है उसको क्या किया जाए, स्थगित किया जाए। ठीक है, समझ में आया, स्थगित किया जाए। क्लियर, कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई, ऐसी कोई घटना है या कोई देश की विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे यहाँ पे लिख लो कि इसको लिखवा दूं या समझा दूं, बताइए। इसमें देखो, इसमें मैं पहले सर जो, लिखवाइए। हाँ, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले वो पॉइंट हम लिख लेते हैं और इसको बाद में हम नोट डाल करके ये क्यों उत्पन्न होता है ऐसी स्थिति उसको लिख देंगे। ठीक है, तो कार्य स्थगन प्रस्ताव को ही काम रोको प्रस्ताव कहते हैं। तो ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो काम रोको प्रस्ताव। ब्रैकेट में लिख लीजिए काम रोको प्रस्ताव। इसमें देखो पहला पॉइंट जो जहां से क्वेश्चन बन सकता है ये लिख लीजिए। ये पहला लिख लीजिए कि प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद, प्रश्नकाल की, प्रश्नकाल के समाप्त, समाप्ति आप लिख लेना। प्रश्नकाल के समाप्ति के बाद यह प्रस्ताव पेश किया जाता है। मतलब प्रश्नकाल समाप्त हो गया तब इसे क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। हमने पढ़ा था कि प्रश्नकाल क्या होता है। ठीक है, किया जाता है। और देखो इस पर जो विचार होता है वो बाद में होता है। तो इस पर लिख लीजिए कि आमतौर पर इस पर विचार विमर्श 4 बजे से शुरू होता है, या विमर्श भी लिख सकते हैं, विमर्श या चर्चा। विमर्श 4 बजे, ठीक है, शुरू। और देखो अगर मान लीजिए आप कार्य स्थगन प्रस्ताव ला रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप संसद के सदस्य है तो जब मर्जी आप कार्य प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव ला दीजिए। ठीक है, इसके लिए आपको कम से कम 50 ऐसे सदस्यों का, जो संसद के सदस्य है उसका समर्थन भी होना चाहिए। तो लिख लीजिए इसके लिए 50, 50 कम से कम लिख देना, कम से कम 50 सदस्यों
कम से कम 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। द्वारा क्या होना चाहिए? समर्थित। समर्थित मतलब इसका समर्थन में कम से कम 50 लोग होना चाहिए। क्लियर? अब देखो, अब अगर मान लो इस पे चर्चा शुरू हो गई, अगर चर्चा शुरू हो गई, ठीक है, तो इसे रोका नहीं जाता है। आप इसे लिख लीजिए कि चर्चा शुरू होने पर, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हो जाने पर अध्यक्ष सभा को तब तक स्थगित नहीं कर सकता, शुरू होने पर अध्यक्ष, ठीक है, सभा को तब तक स्थगित नहीं कर सकता जब तक प्रस्ताव का निपटारा ना हो जाए। कहने का मतलब सभा स्थगित नहीं होगा, ठीक है, स्थगित तभी होगा जब इसका निपटान हो जाए। क्लियर? और जब इस तरह की जब निपटान हो जाएगा तो कहने का मतलब क्या हुआ? स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पे सभा स्वतः क्या हो जाएगा? स्थगित हो जाएगी। ठीक है, अब इसको लाया क्यों जाता है? आप चाहे तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए कि जब कोई ऐसी विशेष घटना अथवा देश में कोई विशेष स्थिति उत्पन्न हो तो संसद सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से यह प्रस्ताव कर सकता है। आप एक सिंपल सा लैंग्वेज लिख लीजिए कि विशेष परिस्थिति में संसद सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से अध्यक्ष की अनुमति से सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का विशेष मांग कर सकता है। ठीक है, वो मांग कर सकते हैं। मतलब समझ में है? कार्य स्थगन प्रस्ताव का मतलब यही हुआ कि देश में मान लो कुछ ऐसी घटना घट रही है और लग रहा है कि उस पर तुरंत विचार करने की जरूरत है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के लिए हम देख रहे हैं कि मणिपुर है, ठीक है, तो मणिपुर का एक ज्वलंत मुद्दा है। तो अगर यहाँ पे चाहे तो संसद में अगर हमें लगे कि नहीं, ये देश की ऐसी विशेष स्थिति घटना, जैसे एक गृह युद्ध जैसा माहौल बन चुका है, तो संसद में अध्यक्ष की अनुमति से 50 सदस्यों के समर्थन से इस प्रस्ताव को रखने की बात की जाएगी कि पहले हम मणिपुर की मुद्दा पे क्यों ना चर्चा करें। बात समझ रहे हैं? और इसे अगर स्वीकृति मिल गई और इस पर चर्चा शुरू हो जाता है, जब तक इसका एक प्रॉपर हम आंसर निपटान पे नहीं पहुंचेंगे तब तक ये कार्य चलता रहेगा। ये समझ में आ गया स्थगन प्रस्ताव? जी सर। सर ये मतलब कभी कभी आता है जब कोई जरूरी हाँ, विशेष पहले मैंने बोला कि विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए या कोई ऐसी घटना घटी। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है मणिपुर वाला, तो इस पे तो एक अलग तरह से प्रस्ताव लाने की बात की गई। ठीक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब आते हैं एक एक करके प्रस्ताव को देखते हैं। तो ये समझ में आ गया कार्य स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, जी सर। दूसरा हेडिंग दीजिए। देखो, मैं बार बार कहता हूं, लिखना ठीक है, लिखने के साथ साथ अपनी समझ को विकसित करिए। एक होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान, देखिए, ध्यान नाकर्षण, आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ठीक है, कॉल अटेंशन बोलते हैं इसको मोशन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। इसमें क्या होगा? आप देखो, इसमें नाम ही है ध्यान आकर्षण। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर भी अध्यक्ष की अनुमति से जब कोई संसद सदस्य किसी मंत्री की, ठीक है, मंत्री, अगर मान लो कोई मंत्री साहब है, कुछ बिल पे बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि उनको अपनी ओर आकर्षित करना। तो आप इसको लिख लीजिए, इसमें लिखिए तो अध्यक्ष, सबसे पहले क्या होगा? अध्यक्ष की अनुमति से। ठीक है, तो लिखिए अध्यक्ष की अनुमति से जब कोई संसद सदस्य किसी मंत्री का ध्यान सार्वजनिक हित, ध्यान रखना, ध्यान कहा, एक तो पहला पॉइंट है हमारा, जो अध्यक्ष हैं उसकी अनुमति, और दूसरा हमें मंत्री साहब का ध्यान आकर्षित करना है। लेकिन कैसी विषय कैसा होना चाहिए? अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए या सामाजिक हित से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए।
मतलब जो सामाजिक हित से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा हो, ठीक है, वो उस विषय पर, ठीक है, उनका ध्यान आकर्षित करता है और उसके संबंध में प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। तो ऐसे प्रस्ताव को हम क्या कहेंगे? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। क्या लिखा है एक बार बताइए तो। अध्यक्ष की अनुमति से कोई संसद सदस्य किसी हम्म, मंत्री का ध्यान आकर्षित हाँ, करता है किसी अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा मंत्री का पर। ध्यान, मंत्री का ध्यान सार्वजनिक हित की दृष्टि से या सार्वजनिक हित के से विषय से आकर्षित करता है। मतलब वो मुद्दा सार्वजनिक हित का जुड़ा हो, विशेष परिस्थिति के मुद्दा है जुड़ा हो, तो और या और करके या वाला और मतलब या या उससे संबंधित प्रश्न पूछता है। कहने का मतलब उसी विषय जिस पे चर्चा हो रही है उससे जुड़ा हुआ, सामाजिक हित से जुड़ा हुआ मुद्दे पे क्या करते हैं? प्रश्न पूछता है। देख लीजिए, प्रश्न पूछता है तो उसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। अब बताओ, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, अब देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी ये जो ये संकल्पना है, ये भारत की ही देन है, ठीक है। ये भारत के लिए विशिष्ट है, लिख सकते हैं कि भारत की देन है ये। मुझे ये बताइए, हमने अभी पढ़ा कार्य स्थगन प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव, और दूसरा हमने पढ़ा ध्यान आकर्षण, ठीक है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। यहां भी कार्य स्थगन प्रस्ताव में क्या था? कार्य स्थगन प्रस्ताव में ऐसा था, ये थोड़ा सा विशिष्ट है। विशिष्ट ये है कि इसमें हमें 50 लोगों का समर्थन भी चाहिए, लेकिन इसमें भी ये था कि देश में ऐसी घटना है या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, ठीक है, कि संसद के सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से ऐसा प्रस्ताव लाता है, ठीक है, और इस पर चर्चा करना है कि देश की एक इमरजेंसी स्थिति है या कोई ऐसा सामाजिक हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दोनों में सेम चीज है। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं? मंत्री से आप आकर्षित कर रहे हैं, ध्यान का आकर्षण करना। तो इसका मतलब जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, उसने स्थगन के प्रस्ताव का जो क्षेत्र है, ये जो प्रस्ताव है, ये स्थगन के प्रस्ताव के क्षेत्र को क्या करेगा? सीमित कर दिया है। क्या कर दिया है? सीमित कर दिया। कहने का मतलब समझ रहे हैं? अगर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं रहता तो हमें इन सारे मुद्दों पे किस चीज से काम करना पड़ता? कार्य स्थगन प्रस्ताव से। मतलब समझ में आए? तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे हम ध्यान आकर्षण के प्रस्ताव द्वारा भी उसे सुलझाया जा सकता है। कहने का मतलब उस पर चर्चा किया जा सकता है, मंत्री से पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ कार्य स्थगन प्रस्ताव एक कुछ उससे इससे ज्यादा वरीयतापूर्ण है। लेकिन ध्यान रहे, फिर भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ने कार्य स्थगन प्रस्ताव को क्या किया है? सीमित किया है। कथन पर विचार करके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ने कार्य स्थगन प्रस्ताव को के दायरे को या क्षेत्र को सीमित किया है, ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि कार्य स्थगन के प्रस्ताव ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है, तो ऐसा नहीं, ठीक है। ये समझ में आया? इसीलिए ये लाइन नीचे बना लेना, जैसे मैंने डायग्राम बनाया है ना, इस तरह से डायग्राम बना लीजिए, याद रहेगा, और स्टेटमेंट जब पूछेगा तो गलती नहीं हो, ठीक है। एक लिखिए विशेषाधिकार प्रस्ताव। नेक्स्ट, विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव। देखो, ये जुड़ा हुआ है विशेषाधिकार, कहने का मतलब संसद के विशेषाधिकार से जुड़ा हुआ है।
तो अगर मान लीजिए कोई कहते हैं ना कि मंत्री द्वारा कुछ ऐसे तथ्यों को छुपा करके, ठीक है, या गलत जानकारी दे करके संसद के सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार का हनन किया है, या उनकी जो विशेषाधिकार है उसको कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास किया है, तो संसद सदस्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव रखेगा। समझ में आया? तो ये सिंपल सा है। लिखिए, इसको लिखिए, यदि ऐसे लिख लेना, यदि किसी मंत्री द्वारा तथ्यों को गलत तरीके से प्रदर्शित कर संसद सदस्यों के विशेषाधिकार को सीमित किया गया है या हनन किया गया है, तो संसद सदस्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव रख सकता है। ठीक है, कहने का मतलब इसमें कि कोई मंत्री है और उसने गलत नीति या प्रक्रिया से, ठीक है, क्या करा है, इसने सदस्यों के विशेषाधिकार को सीमित किया है। विशेषाधिकार का या तो उसे सीमित किया हो या उसका हनन किया। ठीक है, तो संसद सदस्य मंत्री के विरुद्ध, अब जो एक मंत्री है इसके विरुद्ध एक प्रस्ताव लाया जाएगा और उस प्रस्ताव को क्या कहेंगे? विशेषाधिकार प्रस्ताव। ठीक है, विशेषाधिकार प्रस्ताव लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, विशेषाधिकार प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव देखो हमने पढ़ा था, याद है? इसको यहाँ पे लिखवा दूं या छोड़ दूं? केवल लिखवा दे रहा हूं, याद जी है ना? सर, जो 1 रुपये की कटौती की बात की है। नीति 1 रुपए ऐसे बोलोगे? नीतिगत कटौती, कौन कौन से कटौती थे याद करिए, ऐसे नहीं बोलना है ना। कटौती प्रस्ताव, ये तो हो गया कटौती। इसमें था 100 रुपये की कटौती। कटौती प्रस्ताव क्या था? जब 100 रुपये की ये कटौती। बजट की प्रक्रिया में जब हमने पढ़ा था, तो जब बजट की मांग में कटौती हेतु रखने वाले प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। देखो इसमें कई तरह से मैंने आपको बताया था, याद है कि क्या होता है, कि नीतिगत कटौती क्या होता है, अर्थगत कटौती क्या होता है, प्रतीक कटौती मतलब टोकन कट, याद है ना? तो ये सब चीजें यहाँ पे, तीनों चीज हमने वहां पे पढ़ा है, देख लेना। इसमें एक था नीतिगत कटौती, दोबारा नहीं यहाँ पे, अब मत लिखो इसको, वहां पे है ही। और अर्थगत कटौती के लिखवा दूं? रहने दो यहाँ। नहीं सर, उधर है, रहने दीजिए, क्या? रहने दीजिए, उधर है। हाँ, अर्थगत कटौती और प्रतीक कटौती, जो बताया था कि टोकन कट होता है, प्रतीक कटौती। तो ये कटौती प्रस्ताव भी है। आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा, ठीक है, जिसे हम उसे हम बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। लगा करके लिखना है और इस पे थोड़ा सा जोर देना है, ठीक है? लिख लो, एक हेडिंग डालिए स्टार लगा करके, क्योंकि अभी खूब चर्चा में है ना, पता है कि नहीं है? अविश्वास प्रस्ताव पता है कि नहीं है, अभी जो चर्चा में है? है विश्वास अविश्वास प्रस्ताव ये काफी चर्चा में है और इस पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। नाम ही होता है नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब देखो, नो कॉन्फिडेंस अगर ये पास हो जाए, इसका मतलब सरकार क्या है, कॉन्फिडेंस में नहीं है और गिर जाए। और ये ऐसा प्रस्ताव है जिसके डर से, या फिर ये प्रस्ताव आने से पहले भी कई सारे सरकारें गिर चुकी हैं। ठीक है,
देखो, सबसे पहला आप शुरुआत करते हैं। अब मान लो अगर ये इतना अच्छा एक हमारे संसद की प्रक्रिया में एक अच्छा प्रस्ताव है, तो क्या इस तरह के प्रस्ताव प्रस्ताव का मेंशन भारत का संविधान करता है या नहीं करता है, अविश्वास प्रस्ताव का? ये बताइए। सर एक बार और पूछिए, क्या पूछते थोड़ा। क्वेश्चन जैसे अविश्वास प्रस्ताव हमारी संसदीय प्रक्रिया या जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली, वो जो मैंने आर्टिकल 118 पढ़ाया था, याद है ना? 118, जैसे प्रत्येक सदन में वो शक्ति दी गई है कि अपने कार्य संचालन के लिए नियमावली बना सके। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो क्या जैसे अविश्वास प्रस्ताव एक मेजर प्रस्ताव है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, क्या इस तरह के प्रस्ताव का विवरण हमारे संविधान में मिलता है? हम्म, पता नहीं सर। तो नोट डाल करके लिखिए, पहला नोट, और याद रखिएगा, पहला जो पॉइंट स्टार लगा करके लिखना है, यही लिखना है कि लिखो भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। ठीक है, संविधान, ठीक है, इसका उल्लेख नहीं करता है, उल्लेख नहीं करता है, पहला पॉइंट। राइटिंग दिख रही है या छोटा दिख रहा है? देख रहा है। दिख रहा है। उल्लेख नहीं करता है। अब देखो दूसरा क्या है, हमने जो देखा, तो फिर ये कहाँ से आया है, फिर एक बारी हम रिपीट कर लेते हैं। हमने आर्टिकल 118 पढ़ा था, क्या था आर्टिकल 118, बताइए। 118, इसमें क्या था? आप एक शॉर्ट में यहाँ पे लिख लीजिए, पीछे हमने लिखा है, यहाँ याद रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव से आप लोगों का क्वेश्चन एक बना सकता है। ठीक है, काफी चर्चा में है। वो इसमें ये था कि संसद के प्रत्येक सदन को ये अधिकार दिया गया है कि अपने कार्य संचालन के लिए नियमावली बनाए, या कार्य संचालन के लिए किस तरह से कार्य संचालन का विनियमन होगा, उसके लिए नियम बनाए। ठीक है, तो लिख लो। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं, संसद के दोनों सदन, दोनों सदनों को अपनी कार्य संचालन के लिए क्या है, नियमावली बनाने का, ठीक है, कार्य के विनियमन के लिए क्या करना है, नियम बनाना। ठीक है, आर्टिकल 1 में। तो इसी देखो, अब यहाँ पे एक नोट लिख लेना, इसी आर्टिकल 118 के अनुसार, आर्टिकल 118 के अनुसार लोकसभा में लिख लो, लोकसभा ने, लोकसभा ने या लोकसभा द्वारा लिख लेना, लोकसभा द्वारा ने, दोनों लिख सकते हैं, लोकसभा ने अपने नियम, लोकसभा ने अपने नियम 198, याद रखना है, ठीक है, 198, नियम 198 के तहत मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया का नियम बनाया है। अब समझ में आया? मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नियम बनाया है। लिखिए, तो एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन 1 नंबर दे देना, कथन 1। कथन 1 में लिखिए कि आर्टिकल 118 के तहत अनुच्छेद या आर्टिकल
118 ऐसे ही लिख देना, आर्टिकल 118 अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्ताव की नियमावली का चर्चा करता है। अविश्वास प्रस्ताव की नियमावली या नियम की चर्चा करता है, चर्चा करता है। स्टेटमेंट दूसरा लिखिए, लोकसभा ने अपने नियम, लोकसभा, देखो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है, ध्यान रखना, क्योंकि इसके पास हो जाने पे सरकार की गिरना तय होता है। ठीक है, वो यहाँ पे बाद में हम लिखते हैं इसका, लिखिए लोकसभा ने अपने नियम, अपने नियम 198 के तहत मंत्रियों के लिए या मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नियम बनाया है, के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नियम बनाया है। ठीक है, नियम बनाया है। नीचे लिखिए, उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक डाल करके से कथन सत्य है, ऑब्लिक है। हमारा पहला ऑप्शन है ए, केवल एक। दूसरा है केवल दो। तीसरा है एक और दो। और चौथा है नाइदर वन नॉट टू, मतलब नॉट तो एक, न ही दो। क्या होगा आंसर? सर दोनों सही है। कैसे फिर? हे भगवान, मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के बोला, देखो ऊपर में मैंने क्या बोला है कि संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, मैंने ये समझाया, ये आर्टिकल 118, ये आर्टिकल 118 ये कहता है संसद को, संसद के दोनों सदन को ये अधिकार और दिया इसमें है। वो ये नहीं कहता कि अविश्वास हाँ, प्रस्ताव के लिए उसमें नहीं है, ये उसके तहत ये अपनी तरफ से बनाया है। अपने तरफ से आप अपने कार्य प्रणाली, मैंने बताया नहीं कि आपको किस तरह से अपने कार्य का विनियमन करना है, उसके लिए नियमन बना लीजिए, उसके लिए क्या बना दीजिए, रूल बना लीजिए। तो संसद के अपने कुछ नियम है, रूल है। ठीक है, उसमें लोकसभा का जो रूल है 198, उसमें आपको अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये संसद की रूल है। ठीक है, संविधान के तहत आर्टिकल में प्रदत्त नियम नहीं है। ठीक है, केवल क्या होगा? सर केवल दो होगा। केवल दो होगा। अब समझ में आया? इस तरह से भी क्वेश्चन आपका जी अविश्वास प्रस्ताव पे बना सकते हैं। ठीक है, लिख लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया? जी सर। हाँ, तो ऐसे ध्यान रखना है। और मुझे लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव हो, चाहे अभी जो दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल जो पारित हुआ है, ये सब पे क्वेश्चन, दिल्ली ऑर्डिनेंस वाला जो बिल आएगा वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपका होगा कि किस तरह से ये संघीय व्यवस्था को प्रभावित करता है। ठीक है, तो वो जो हमारा फेडरल सिस्टम है उस पे क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट मोड। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन फॉर्म करके समझ में आ रहे हैं कि क्या करना है? जी सर। हाँ, तो जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए स्टार लगाकर, ये भी थोड़ा स्टार है। प्रॉब्लम होता है, हाँ, तो कोई गलती कर जाती है। क्या? ये थोड़ा है, अक्सर गलती कर देती है। मत करिए अक्सर गलती, इसलिए मैं साथ के साथ पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। ठीक है ना, केवल लिखवा देने से काम हो जाए। आपके पास बाजार में किताब है अवेलेबल, लेकर के पढ़िए, यही 4 घंटा पढ़िए, कम से कम 2 घंटा तो का तो समझ में आएगा। ऐसा तो नहीं है कि पढ़े घंटों और पढ़े घंटा वाला स्थिति। हमारे एक टीचर बोला करते थे कि पढ़े घंटों और पढ़े घंटा।
कहने का मतलब किताब लेकर के 10 घंटा पढ़े बैठे, वो तो बोल देते थे कि किताब लेकर के 10 घंटा पढ़ रहे हैं और ध्यान फुलवारी में है। तो अब अच्छा बोलते थे, नो डाउट। उनका कहने का मतलब ये था कि भले ही 4 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। समझ में आया? दुनियादारी से, वहां से सारा रिलेशन आपका क्या हो जाना चाहिए, खत्म होना चाहिए। आपका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ किताब से होना चाहिए। तब लगता है कि हमने पढ़ा। इसलिए मैंने बार बार आप लोगों को बोला है, केवल पढ़ना नहीं है। जैसे कोई चैप्टर पढ़ा, पढ़ने के बाद उस चैप्टर को होल्ड करिए, बैठ करके सोचिए उसके बारे में कि आपने क्या समझा, क्या चीज है। अब मान लो कुछ मनन कर रहे हैं तो दिक्कत हुआ, फट से आप पेन रखे हुए हैं उस चैप्टर में, उल्टाए, अच्छा ये चीज था, मैं भूल गया। अब फिर देखिए कि इस पर क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। आधा 1 घंटा ऐसे भी सोचना है, तब देखो पढ़ करके एकदम आप तो मतलब कि एक टीचर की क्वालिटी आप में आ जाएगी। और साथ के साथ ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाना है, कहने का मतलब ये हो गया कि आप क्वेश्चन का एनालिसिस करने के उसमें आ जाएंगे। बेहतर तरीका वही है पढ़ने का। और अब बीपीएससी वो जमाना नहीं रह गया कि फैक्ट पास करके कर लिए क्वेश्चन और हो जाएगा। क्वेश्चन लेवल बढ़ाएगा इस बार तो। और मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, कुछ नहीं जानते। स्टार लगा करके लिखिए और याद रखना है जो जो अभी मैंने बोला है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा की कार्यवाही के साथ जुड़ा हुआ है। लिख लीजिए, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ यानी केवल, ओनली लोकसभा, ठीक है, केवल लोकसभा की कार्यवाही के साथ जुड़ा है या केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ऐसे लिख ले, लाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, क्या सरकार अपने अपने स्तर से अविश्वास प्रस्ताव लाएगी? नहीं सर, ये विपक्ष द्वारा लाया जाता हाँ, नोट लिख लीजिए इसे। लोकसभा में, इसे लोकसभा में विपक्ष विपक्ष ठीक है, विपक्षी दल, ऐसे लिखो, विपक्षी, पूरा स्टेटमेंट बना लेते, विपक्षी दल या अवलिक दलों द्वारा मिल करके भी, ठीक है ना, विपक्षी दल एक साथ मिल करके भी दलों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब देखो यही स्टेटमेंट सब बनाएगा। फिर एक क्वेश्चन बना देता हूं मैं यहाँ पे आपका, फिर समझ में आएगा। ये समझ लिया, लोकसभा से जुड़ा हुआ है। है। जी अब सर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए स्टार लगा करके। अब देखो इतना बड़ा प्रस्ताव है, तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष का कोई भी लोग चाहेगा तो उठा करके ले आए, चलो सरकार के विरुद्ध आज प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव ला देते हैं। ऐसा होगा तो हमेशा होता रहेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए, लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा अब इस प्रस्ताव को क्या होना चाहिए, अनुसमर्थन होना चाहिए। लोकसभा 50 सदस्य, कम से कम, ठीक है, लिख देना, कम से कम 50 सदस्यों का क्या होना चाहिए, इसके लिए अनुसमर्थन होना चाहिए। अनुसमर्थन होना चाहिए। क्लियर? अब बताइए इसको सर अब लोग जो ये है क्या, अविश्वास प्रस्ताव को लिखित रूप में लाया जाता होगा। क्या? अविश्वास प्रस्ताव को लिखित रूप में लाया जाता होगा। तो इसको जब हम कोई प्रस्ताव देते हैं सरकार को, तो उसका कारण हमें बताना पड़ेगा ना। जी। ठीक है, इसकी नियमावली, और जैसे कोई प्रस्ताव ला रहे हैं तो हमें अध्यक्ष को देना पड़ेगा ना उसका कारण। ठीक है, जी सर। ये थोड़ी नहीं कि आज खड़ा हुए और 50 लोग आज खड़ा होके और बोल दिए कि नहीं प्रस्ताव लाइए लाइए, अध्यक्ष भी तो उसको देखेंगे ना। अब देखो एक पॉइंट और लिखिए इस पे, क्या लिखा, 50 लोगों का समर्थन चाहिए। लिखिए, इसे प्रस्तुत करने के लिए कोई विशेष कारण
या आधार बताना आवश्यक नहीं है। ठीक है, कि कोई विशेष कारण हो। कहने का मतलब अगर विपक्षी दलों को लगता है, ठीक है, इसके लिए कोई विशेष कारण बताना जरूरी नहीं है। विशेष कारण बताना आवश्यक नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि अब विशेष कारण नहीं बताना है तो चलो लेकर के चलते हैं, तो इसके लिए 50 अनुसमर्थन चाहिए। और मान लो विपक्षी दल में 50 अनुसमर्थन है भी, तो अब कुछ एक अब ऐसा भी है कि तुरंत अब ये पास हो जाएगा नहीं होगा, ये कुछ डिपेंड भी करता है माहौल पे। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि अविश्वास प्रस्ताव अगर लाते हैं और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, पास नहीं करवा पाते हैं आप, मतलब कहने का मतलब आप उसमें विपक्षी दल नहीं जीत पाते हैं, तो उसकी बड़ी आलोचना होती है। ठीक है, अभी मान लो जैसे अविश्वास प्रस्ताव लाया है, तो स्वाभाविक है कि ये अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा, क्योंकि विपक्ष के पास 143। और उन लोग विपक्ष वक्त को भी पता है कि हम लेके जा रहे हैं इस बार, तो प्रस्ताव किसी तरह से हमारे पास नहीं होगा, हाँ फिर भी गिरेगा, लाए हैं लेकिन लोग। देखो, लेकिन वो ये दिखाना चाह रहा है कि हम देश की समस्या को लेकर के कितना जागरूक है, उनका ये पक्ष है, खास करके जो मणिपुर में हाँ, हो तो रहा है। अभी अभी खासकर उनको सरकार गिराने वाला नहीं आया, ये चीज हर कोई समझ रहा है, तो सरकार गिराने के लिए नहीं लाए हैं। लेकिन इसका सरकार को भी तो फायदा होगा ना, सरकार को भी जबरदस्त फायदा होगा। सरकार के अब अगर हम देखें तो मोदी की जो सरकार है उसके पास 333 एमपीज है। मतलब उनके जो समर्थन मिला करके, राजग का समर्थन मिला करके, तो स्वाभाविक है कि सरकार इसमें पास हो जाएगी, अध्यादेश में, सॉरी, अविश्वास प्रस्ताव में पास हो जाएगी, सरकार गिरेगी नहीं। तो वो इसका प्रयोग चुनाव में करेंगे कि नहीं करेंगे, मोदी जी का एक चेहरा और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताओ। जी सर, जो मतलब जो समझदार लोग नहीं है वो उनके बीच मतलब बढ़ेगा, जो समझदार लोग हो तो समझ रहे हैं कि क्यों लाए हैं लोग। हाँ, लेकिन जो लोग इस तरह के समझदार नहीं है, तो इस चीज का तो मुद्दा बना के वो लोग प्रचार करते हैं। मुद्दा प्रदा करके, और मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो मीडिया है वो क्या है, किसका एक तरह से देखा जाए तो ऐसे लगता है कि एक पक्षीय मीडिया हो गया है। बात समझ रहे हैं? जी और लोग घर जी। में बैठ करके वही न्यूज देखते हैं। केवल हम मतलब हम आप प्रिंट मीडिया भी देख लीजिए, प्रिंट मीडिया में भी कुछ पहले तो मेरा कुछ आर्टिकल छप भी जाता था, अब आर्टिकल देता हूँ तो लोग छापते भी नहीं, समझे? तो ये सब चीजें हैं तो हाँ उसका। सर, और वो है सब तो वो ये चीज बताएगा नहीं, वो तो इसी को हाईलाइट करेगा मीडिया वाला बिल्कुल कि ये लोग बिल्कुल। प्रस्ताव लाए गए या तो लाए इसलिए नहीं निकल पाए। और हाँ वो चीज जिस बताएगा नहीं, प्रस्ताव किस लिए लाया गया, इस चीज को बताएगा सब नहीं। हम्म। तो इससे इंडिया को क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। इंडिया मतलब इंडिया जो ये लोग गठबंधन एक बनाए हैं, सब बहुत सारे तो पार्टी मिल करके। नया वाला बना। तो मैं कहा था, ये बताइए, पर हाँ, अच्छा, विशेष कारण बताना आवश्यक नहीं है, और वो हम्म। इसमें लिख लो, विशेष कारण बताना आवश्यक नहीं है। ठीक है। अब देखो, अब विश्वास है तो स्वाभाविक है, एक और लिख लीजिए, इस प्रस्ताव द्वारा मंत्री परिषद में अविश्वास प्रकट किया जाता है। कहने का मतलब जो मंत्री परिषद है उसमें अब हमारा विश्वास नहीं है। ठीक है, तो लिख लीजिए, मंत्री परिषद में अविश्वास अविश्वास प्रकट किया जाता है। ठीक है। अब देखो, अब यही है कि मंत्री परिषद में अविश्वास है, तो एक नोट लिख लीजिए, अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो क्या होगा। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है, तो पारित होने के बाद क्या करना पड़ेगा, मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना। ठीक है, देना पड़ेगा। मंत्री परिषद क्या करना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा, यानी त्याग पत्र देना पड़ेगा, त्याग पत्र लिख देना, त्याग पत्र। ठीक है, मैं लिख ही दे रहा हूं यहाँ पे, त्याग पत्र देना। क्लियर, इतना समझ में आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन जी लिख, सर। हाँ, एक क्वेश्चन लिखिए तो।
देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। सीधा सीधा क्वेश्चन रहेगा कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, या सत्य है, ऐसे क्वेश्चन बना देगा। लेकिन मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं कि विचार करे वाला क्वेश्चन लिखिए। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। नंबर फर्स्ट, पहला स्टेटमेंट लिखिए। पहला, इसे किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसे संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। दूसरा लिखिए, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। देखो, इसके कारण बताना अनिवार्य है। विशेष कारण या कारण, इसके कारण बताना अनिवार्य है, अनिवार्य है। तीसरा लिखूं, अनिवार्य है। माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर। तीसरा लिखिए कि इसे सिर्फ लोकसभा में, इसे सिर्फ लोकसभा में, सभा में लाया जा सकता है। लाया जाता है या जा सकता है, जा सकता है करके लिख सकते हैं, या लाया जाता है ऐसे, ठीक है। लिखिए, उपरोक्त में से कौन सा, ऑब्लिक डाल करके, से कथन सत्य है या है। ऑप्शन ये लिखिए, केवल दो, क्वेश्चन क्या है? केवल दो क्वेश्चन था कि नीचे दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन ये था कि इसे संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके कारण बताना अनिवार्य है। इसे सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। ऑप्शन है हमारा केवल 2 और 3। ये लिखिए। सत्य सत्य हाँ, सत्य कथन है ना? हाँ, उपरोक्त में से, सत्य हाँ, कथन। हाँ, कौन सा सत्य है? केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। सी लिखिए 1, 2 और 3, और डी लिखिए केवल 3। कौन सा आंसर होगा? केवल तीन, केवल तीन, डी। सर डी होगा, केवल 3। केवल 3, ठीक है, वेरी गुड, केवल। ये समझ में आया? वो देखो, अविश्वास प्रस्ताव इस बार के लिए आप लोगों का काफी महत्वपूर्ण है, और इस पर ध्यान रखना। अच्छा, ये बताइए, एक क्वेश्चन लिखिए तो फिर। और लिखिए, सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव निम्न में से किसके अधीन मंत्री परिषद या किस मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया गया था? किस मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया गया था? ठीक है। पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी मंत्री परिषद। दूसरा लिखिए, पहला इंदिरा गांधी का, दूसरा ऑप्शन में लिख लो जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है हमारा नेहरू जी का, जवाहरलाल नेहरू, याद रखना, जवाहरलाल नेहरू की मंत्री परिषद। सी लिख दीजिए लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री जी के, लाल बहादुर शास्त्री।
या मंत्री परिषद, और चौथा लिख दीजिए मोरारजी देसाई के मंत्री परिषद। देसाई साहब, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का पहले क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लीजिए। मोरारजी देसाई के मंत्री परिषद। अब आंसर दीजिए, जब मैं बोलता हूं तब बताइए। मोरारजी देसाई कह रहे हैं, मोरारजी देसाई के मंत्री परिषद। ठीक है, आपका क्या मतलब विचार है, ये बताइए आंसर। सर मुझे पता नहीं। नहीं पता है, वेरी गुड, सबसे अच्छा आंसर यही होता है। ठीक है, लिख लीजिए जवाहरलाल नेहरू की मंत्री परिषद, स्टार लगा करके लिख लो। जवाहरलाल नेहरू के मंत्री परिषद के विरुद्ध सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया था, और ये लाया गया था 1963 में। और लाने वाले लोग जो उसका जो नेतृत्व किए थे आचार्य कृपलानी जी। ठीक है, आचार्य कृपलानी। क्लियर। और उसके बाद हम देखते हैं कि कितनी बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। नेट पर एक बार सर्च कर लेना कि अब तक लोकसभा में कितने अविश्वास प्रस्ताव पारित किए, मतलब लाए गए हैं। ठीक है, एक बार देख लेना इसको। मुझे तो लग रहा है कि कम से कम 30 से तो ऊपर ही हो गया होगा। 2 तो इसी सरकार के विरुद्ध हो गया, तो 30 से ऊपर ही हुआ होगा। एक बार चेक कर लेना इसको, मैं कंफर्म नहीं बता सकता, अभी मैंने चेक भी नहीं किया। एक बार चेक कर लेना। ठीक है, क्लियर। टोटल कितने अभी तक इस तरह के जो अविश्वास प्रस्ताव है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए गए। क्लियर। मोरारजी देसाई का क्या घटना था जो आपने, देसाई रंजीत, मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। यहाँ जो मुझे आपने, याद आ गया, जेपी कृपलानी है। नहीं, मोरारजी देसाई एकमात्र मोरार ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही इस्तीफा दिए हैं। हाँ, वो अविश्वास प्रस्ताव मतलब जब वो इनके बारे में जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो आपने देखा होगा कि मोरारजी देसाई ने प्रस्ताव पारित होने से पहले ही इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, वो उसका सामना ही नहीं किए थे, पहले ही इस्तीफा दे दिए थे। आप नोट डाल करके लिख लीजिए कि ये मोरारजी देसाई ने ये मोरारजी देसाई देसाई 1978। देखिए, मोरारजी देसाई ने, प्रधानमंत्री ऐसे लिख लीजिए, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने प्रस्ताव पास होने से पूर्व त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, क्लियर। और मोदी सरकार के विरुद्ध ये कौन सा प्रस्ताव है? दूसरा है। ठीक है, इसकी देखो प्रस्ताव जो लाया गया विश्वास प्रस्ताव, इसका बोलिए। प्रस्ताव आवाज नहीं आ रही है आपको। मैं अब अभी आवाज ही नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज आपकी बिल्कुल क्रैक हो रही है, तो नेट सही करिए। आ रही है। ये क्या वहाँ विश्वास तो पढ़ा रहे हैं क्या? क्या हमने पार्लियामेंट्री मोशन अभी दिया था आप ना, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। अच्छा, ठीक है, हाँ, पार्लियामेंट प्रोसेस में अविश्वास प्रस्ताव पढ़ा। हाँ हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो अब ये देखो, अभी जो मैंने बताया कि मोदी सरकार के विरुद्ध ये दूसरे कार्यकाल में पहला, और इससे पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। देखो, मतलब कहने का मतलब मोदी सरकार के कार्यकाल में 2 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि जैसे देखो, एक तरफ अगर देखा जाए संसद लोकसभा में ऐसे बांट लेते हैं, एक तरफ पक्ष में मिली, जैसे राजद
मतलब जो हमारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हो गया, तो इनके पास तो 333, और विपक्ष के पास, जिसे हम आज इंडिया के तौर पे भी जानते हैं, या सीधा हम विपक्ष देखते हैं, कितने 143 ना। तो देखो, स्वाभाविक है कि अविश्वास प्रस्ताव वो पास नहीं होगा, लेकिन इसका दोनों अपने अपने, अब यहाँ पे देखो पास नहीं होगा तो यहाँ पे मोदी जी की छवि एक उभर के आएगी और मीडिया में एकदम जम करके इसका तारीफ किया जाएगा, तो इनको चुनाव में इससे फायदा होगा। दूसरे तरफ क्या है कि विपक्ष ये दिखाना चाहेगा कि देखिए सरकार सजग नहीं है काम करने में, चाहे वो मणिपुर का मामला हो या अन्य राज्यों में जो आजकल खास करके जो सांप्रदायिक तनाव देखे जाते हैं, या फिर कहने का मतलब और भी कई सारे चीजें हैं जहाँ पे सरकार रोजगार, बेरोजगारी, कई तरह के मुद्दे इसमें हो सकता है, क्योंकि पहले ही बताया कि इसके लिए कोई कारण बताना अनिवार्य नहीं है कि आप किस कारण के लिए ला रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से खूब जम करके इस पर चर्चा होगी, और फिर इस पर तो स्वाभाविक है कि गिरेगा तो नहीं सरकार, और अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा, प्रस्ताव गिर जाएगा, और इसका दोनों अपने स्तर पे फायदा उठाने का कोशिश करेगा, लेकिन स्वाभाविक है फायदा उसको ज्यादा मिलेगा जिसका मीडिया सपोर्ट होगा। ठीक है, तो समझ ही रहे हैं कि किसका सरकार के पक्ष में, हम नहीं कह सकते कि मीडिया वाला सरकार के पक्ष में है, लेकिन आज की मीडिया न्यूट्रल भी नहीं। ठीक है, खास करके जो मीडिया है, ज्यादातर मीडिया आज न्यूट्रल नहीं है। अभी देखो कितने अच्छे अच्छे अब देखो, जैसे आपका जो दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल है, मेंस के लिए क्वेश्चन हो गया। इसके बाद न्यायिक सक्रियता आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन न्यायिक सक्रियता पे बनेगा, जिसमें आज मैंने ग्रुप में डाला था कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मणिपुर के लिए 3 जजों का जो जांच कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा जो अभी नूह वाला हिंसा हुआ था और वहां पे बुलडोजर चलाने की जो प्रक्रिया हुई थी, आपने देखा कि किस तरह से उच्च न्यायालय द्वारा उसे रोकने का काम किया गया है। कई सारे ऐसी चीज है, केस स्टडी ध्यान में रखिए, और जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आंसर में केस स्टडी के साथ दीजिए, तब क्वालिटी में नंबर मिलता है। नहीं तो स्वाभाविक है सेकंड पेपर में क्या होता है, नंबर कम मिलता है। अब हेडिंग दीजिए विश्वास प्रस्ताव। न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं ना जी, थोड़ा ही सही, लेकिन साक्षी इसका एक और था नियम। जी सर। हाँ बोलिए रंगू। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? देखो अब हम अभी हमने अविश्वास पढ़ा, अब ये है विश्वास प्रस्ताव, मतलब मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ क्या? इसमें विश्वास प्रस्ताव में क्या होगा, नियम के तहत नियम को अभ्यास देना पड़ेगा, मणिपुर पे कुछ का, इसलिए भी आवाज आपकी क्रैक हो रही है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है मुझको। आपका नेट ही काम नहीं कर रहा मुझे लग रहा है। ठीक है पढ़ाई। साक्षी आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सर बोल रहे हैं जैसे कि कुछ थोड़ा बहुत हमको सुनाई दिया कि जब मणिपुर हिंसा हुआ है उस पर कुछ कोई नियम, क्या हाँ। नियम 200 कुछ बोल रहे थे, उसके तहत मतलब सरकार को कुछ जवाब देना होगा कि क्या ऐसा कुछ। नहीं, वो पूरा समझ में नहीं आया, तो फिर कैसे मैं कुछ बोल सकता हूँ? क्या रंजीत, दोबारा पूछिए पूरा, क्या नियम, इसके लिए क्या नियम मतलब? सर प्रधानमंत्री को आवाज आ रही है मेरी? हाँ 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 बोलिए। 267 के तहत बयान देना पड़ेगा विश्वास प्रस्ताव पे, ये प्रस्ताव लाया गया है। और दूसरा, जब चुनाव होता है तो हर एक पक्षी दल टूल बन गया है अविश्वास प्रस्ताव लाकर महत्वपूर्ण को जो आपने बताया। चलिए, वो जो आप बोल रहे हैं पूरा ढंग से मैं क्लियर आवाज नहीं आ पा रही है, समझ नहीं पा रहा हूँ।
लेकिन देखो, मैंने पूरा जो अविश्वास प्रस्ताव था पूरा मैंने सर आप बताया। ही पढ़ाई हाँ, बोल रहे हैं पढ़ाइए सर। ठीक है। चलो देखो, इसमें विश्वास प्रस्ताव ये एक कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ठीक है, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस बोलते हैं इसको। तो ये आमतौर से क्या, देखो यहाँ पे विश्वास प्रस्ताव है, तो जो अविश्वास प्रस्ताव था उसे ये नहीं लग रहा है कि कुछ उल्टा टाइप में है, तो इसमें लिख लो पहला पॉइंट कि शून्यकाल के समय ही विश्वास प्रस्ताव, जैसे शून्यकाल है, हमने देखा, एक मिनट, शून्यकाल ऐसे लिख लो, शून्यकाल के तरह ही, शून्यकाल किसकी देन है? भारत को। तो इसी तरह से जो विश्वास प्रस्ताव है वो भी भारत का ही क्या है, देन है। तो शून्यकाल के तरह ही विश्वास प्रस्ताव भारत की क्या है, देन है, ठीक है। अब अभी देखो, अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? और विश्वास प्रस्ताव विपक्षी लाते हैं। विपक्षी। अब यहाँ पे विश्वास है, तो विश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के किसी सदस्य द्वारा लाया जाएगा। तो लिख लीजिए, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद, ठीक है, ये किसी सदस्य द्वारा लाया जाएगा। अब ये कंडीशन स्टार लगा करके लिख देना कि ये इस कंडीशन का क्या मतलब है। अविश्वास मतलब अविश्वास प्रस्ताव तो चलो ठीक है ला रहे हैं, लेकिन विश्वास प्रस्ताव लाने का क्या कंडीशन है? सरकार को क्या दिखाना है कि वो विश्वास प्रस्ताव लाएगा? सर इसमें उसको ये दिखाना है कि हम बहुमत में हैं, अगर बहुमत में है तो उसकी सरकार नहीं गिरेगी, उसको इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा मंत्री परिषद को। तो यहाँ लिख दीजिए, और जब राष्ट्रपति को यह संदेह हो कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति को क्या होगा, संदेह। और संदेह कैसा? जो प्रधानमंत्री है उन्हें क्या है, प्रधानमंत्री को कहा, याद रखना, सदन मतलब लोकसभा, प्रधानमंत्री को लोकसभा में क्या नहीं है, बहुमत प्राप्त नहीं है, बहुमत प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो वह उससे विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कहता है, तब राष्ट्रपति क्या कहेंगे, विश्वास प्रस्ताव लाइए, ठीक है, विश्वास प्रस्ताव लाइए। अब देखो, अगर सदन में विश्वास प्रस्ताव पारित न हो तो क्या होगा? आवाज आ रही है ना? को इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो लिख लीजिए नोट टू नेक्स्ट पॉइंट, सदन में विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो तो प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। पारित नहीं तो पीएम को त्याग पत्र देना होगा, ठीक है। सर इसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर मंत्री परिषद को? प्रधानमंत्री जब इस्तीफा देंगे तो मंत्रिपरिषद बना रहेगा क्या है? नहीं सर, नहीं, तो लेकिन फिर मतलब दोनों हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ही तो, प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं, हेड होते हैं। तो जब प्रधानमंत्री ही नहीं रहेंगे तो मंत्रिपरिषद कैसे रहेगा? प्रधानमंत्री क्या कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे। अब देखो, एक नोट लिखिए, तो एक और नोट लिखिए स्टार लगा करके, या क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए, लिखिए निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस सरकार को या किसके कार्यकाल में, सरकार को भी रह सकता है ऑब्जेक्ट डाल के, किसके कार्यकाल में सर्वप्रथम विश्वास मत हासिल करने को कहा गया था, विश्वास मत हासिल करने को कहा गया था। ठीक है, किसके कार्यकाल में सर्वप्रथम विश्वास मत या किसके सरकार में विश्वास मत प्रस्तुत करने को कहा गया था, सबसे पहले किसके काल में कहा गया था? ऑप्शन 1 लिखिए, मोरारजी देसाई, प्रधानमंत्री ऐसे लिखते हैं ना, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। बी लगाइए, बी प्रधानमंत्री एक चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। तीसरा लिखिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, और डी लिख दीजिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। क्या होगा आंसर? सर अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो मतलब इसमें हर कंडीशन में विश्वास प्रस्ताव इसमें लाना जरूरी नहीं होता है, ये सही आता है तो ऐसे ही कुछ खत्म भी हो जाता है क्या? क्या मतलब नहीं समझ में आया मुझको। जैसे कि मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिसके अभी के टाइम में लाया गया है, तो हाँ। इस टाइम में राष्ट्रपति नहीं बोल सकते हैं कि आप विश्वास मत प्रस्ताव लाइए। नहीं, देखो अविश्वास विश्वास प्रस्ताव तब होता है, देखो अभी जो सरकार है, ठीक है, सरकार है इस पूर्ण बहुमत की सरकार, समझ में आया? तो यहाँ पे अल्पमत होने की तो प्रश्न ही नहीं है क्या? नहीं, वो केवल अविश्वास प्रस्ताव केवल लाया गया है, उससे कुछ नहीं होगा, बहस भी चर्चा कुछ नहीं होगा। बस बहस होकर के वो पारित होगा, दो ही कंडीशन होगा, पारित होगा या पारित नहीं होगा। पारित होगा तो सरकार गिरेगी, पारित नहीं होगा तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सरकार को विश्वास मत लाने की क्या जरूरत है, अल्पमत की सरकार थोड़ी ना है। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति बोलते हैं विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। नहीं, मैंने ये बोला कि आपको पॉइंट क्या लिखा है, देखो अब प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव कब कहता है राष्ट्रपति लाने के लिए? राष्ट्रपति जी को ये संदेह हो जाए राष्ट्रपति को लगता है कि कि बहुमत में प्रधानमंत्री, हाँ लाएंगे। बहुमत में नहीं, तो क्या अभी प्रधानमंत्री बहुमत में है या नहीं है, मुझे बताइए। बहुमत में है तो वो क्यों कहेंगे मेरे कहने विश्वास का प्रस्ताव? मतलब है, मैं एक क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ रही हूँ कि अगर मान लीजिए पास हो जाता है कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव, तो सरकार गिर अविश्वास जाएगी। प्रस्ताव मान लीजिए पास होगा, हाँ, तो सरकार तो गिर फिर जाएगी, उसके फिर बाद वो सुनना है राष्ट्रपति बोलेंगे। नहीं, सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो फिर विश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? हे भगवान, विश्वास प्रस्ताव जब मान लो दल बदल की सरकार हुई, आपने जब खास करके जब आप 80 के दशक से आप देखो, 80 के दशक से जब आप जब स्थिति जब देखना शुरू करोगे, जब 70 के दशक कहने का मतलब जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, याद है जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो जनता पार्टी की सरकार चली, उसमें मोरारजी देसाई साहब अभी आपने देखा कि 1978 में बेचारे के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव लाना था, उससे पहले ही ये त्याग पत्र दे दिए ना। त्याग पत्र देने के बाद चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। 1979 में इनके विरुद्ध इनको कहा गया था कि आप विश्वास प्रस्ताव सदन में लाइए,
मतलब लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाइए कि क्या आपको मेजोरिटी है, ठीक है, विश्वास प्रस्ताव। उन्होंने क्या करा था, विश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के पूर्व भी अपना त्याग पत्र दे दिए थे। वो जानते थे कि चौधरी चरण सिंह जी जानते थे कि हमें विश्वास प्रस्ताव हम झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि स्थिति खराब थी उनकी, ठीक है, अपने ही अंदर में कलह होना शुरू हो गया था। तो क्यों, जब सरकार मेजोरिटी में होगा तो राष्ट्रपति क्यों कहेगा कि विश्वास प्रस्ताव लाइए आप। ये तब स्थिति बनती है जब मिली जुली सरकार है और लगता है कि सरकार धक्का मार करके चल रही है और राष्ट्रपति जी देख रहे हैं कि जबरदस्ती सरकार खींच रहा है, सरकार को कोई मत हासिल, मतलब विश्वास हासिल नहीं है अपने सदस्यों का, अपने पार्टियों की, पार्टी या मिली जुली लोगों का, ये खींच करके चल रहा है या एक क्या कहते हैं, एक रिलेशन के आधार पे चल रहा है, तब कहेगा कि आप अपना विश्वास दिखाइए। बात समझ में आया। जब सदन में आप देख रहे हैं कि राजग के पास जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, इनके पास 333 सांसद है, तो इनको अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए क्यों कहा जाए। ठीक है, आप जैसे देखो 90s में फिर आ जाओ, 1990 में, 1990 में कौन था ये बताइए मुझे। 90 में फिर नहीं, 90 में बीपी सिंह साहब जब थे तो बीपी सिंह साहब का भी वही स्थिति था, और फिर 97 में एच डी देवगौड़ा, 1997 उस समय भी ऐसी ही स्थिति थी, समझ रहे हैं, क्लियर। तो बहुत अब दिन ये के बाद अभी जो बहुमत का सरकार है, उसके बाद बहुत बाद अब- यही वाला सरकार है जो अब क्या मोदी, मतलब यही वाला सरकार है जो अभी बहुमत में चल रहा है। हाँ, बहुमत ज्यादा में। गठबंधन ही वाला था, त्रिकोणीय सरकार है। अब देखो, अब ये जो आपने देखा कि जब बीपी सिंह और आपने एच डी देवगौड़ा, ये दोनों किस आधार पर इनकी सरकार गिर गई थी, ये दोनों विश्वास मत हासिल ही नहीं कर पाए थे, ठीक है। ये जब 90 में चाहोगे तो लिखना चाहोगे तो लिख लो आप लोग, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। बीपी सिंह की सरकार और एच डी देवगौड़ा की सरकार विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सकती, और इसके कारण इन दोनों को त्याग देना पड़ा था, ठीक है। और आपने देखा कि जब 1978 में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था, उसी समय मोरारजी देसाई जी स्वतः इस्तीफा दे दिए थे, उनको पता था कि सामना नहीं कर पाएंगे, तो उससे अच्छा है कि अविश्वास प्रस्ताव से मैं हटूं, उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और जब चौधरी चरण सिंह को बोला गया था कि विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने ऐसा करने से पहले ही क्या कर दिए, इस्तीफा। और चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी सदन में नहीं गए, पता है, जी सर। ठीक है। तो ये कंडीशन है विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव का, ठीक है। तो याद रखना, विश्वास प्रस्ताव सबसे पहले किसके लिए लाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू। और विश्वास प्रस्ताव किसको सबसे पहले बोला गया था कि विश्वास प्रस्ताव लाइए, तो कौन थे, आप समझ में आए, आंसर क्या हो जाएगा ये बताओ है? बीपी सिंह 1990 और नहीं, चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे ना, चौधरी चरण सिंह नहीं, 1990 क्या, चौधरी चरण सिंह होंगे ना। और विश्वास प्रस्ताव वाला इनको, नहीं पूछ रहे मैं, जो मतलब जो विश्वास मत हासिल नहीं कर सके बीपी सिंह 1990 में। हाँ, जो हासिल नहीं कर सके थे वो गिर गए, ये पहले ही विश्वास। ऐसे मेरा दौरान क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है कि इसमें विश्वास मत के कारण सरकार गिर गई, ऐसा है, या मैंने बोला इसके काल में लाने को कहा गया। सर वो वाला क्वेश्चन नहीं, वो वाला है तो वो वाला नहीं, मैं जो आप बोले उसको लिख रही हूँ। किसके काल में सर कहा गया निम्नलिखित में से किस सरकार को सर्वप्रथम विश्वास मत लाने को कहा गया, तो क्या आंसर हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह सबसे। अब समझ में आया। और किसकी सरकार गिर गई, ठीक है, तब बीपी सिंह, समझ रहे हो। तो ये था सर एसी गौड़ा का कब लिखे थे, 1990 1997। हाँ, 90 में सरकार किसकी गिरी थी विश्वास मत के कारण, वो थे बीपी सिंह की सरकार गिर गई थी। और 97 में विश्वास मत हासिल नहीं करने के कारण देवगौड़ा जी की सरकार थी, क्या नाम था, एच डी ना, एच डी
देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है, इनकी सरकार गिर गई थी। इन दोनों की सरकार, इसे क्या आप लिख देना ब्रैकेट में कि विश्वास मत प्राप्त न करने के कारण अपना त्याग पत्र दिए थे। इनकी सरकार गिर गई। समझ में आ रहा है? जी सर। तो ऐसे क्वेश्चन होगा। अब जैसे क्वेश्चन का स्टेटमेंट अलग होगा तो ध्यान रखना, दोनों चीजें आपने लिखी है। देखो, एक और प्रस्ताव होता है, वो भी क्यों छोड़ा जाए, लिख लीजिए, धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद, धन्यवाद प्रस्ताव। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव। देखो, इसमें होता क्या है, धन्यवाद प्रस्ताव। जैसे देखो, आम चुनाव हुआ, ठीक है, आम चुनाव होकर के जब नई सरकार बनी, आम चुनाव होने के बाद क्या बनेगी, नई सरकार। नई सरकार बनी, ठीक है, सरकार का गठन हुआ और इसका जब प्रथम सत्र आरंभ होगा, प्रथम सत्र आरंभ, ठीक है, ऐसे ही लिख लो, प्रथम सत्र आरंभ होगा। ठीक है, जब प्रथम सत्र आरंभ होगा तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर, करते हैं। हाँ, संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों क्या करते हैं, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को, राष्ट्रपति लिख दीजिए, संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति संबोधित, ठीक है, संबोधित करते हैं। लिख लिया? इसमें क्या होता है, इसमें कहने का मतलब सरकार की नीतियां, चाहो तो लिख लो ब्रैकेट में, और यहीं पे ब्रैकेट में लिख दीजिए, जिसमें सरकार की नीतियों और कार्यक्रम नीति प्लस कार्यक्रम, नीति प्लस कार्यक्रम, एक तरह से नीति प्लस कार्यक्रम। लिख लिया? नीति प्लस कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण होता है। क्लियर? और दूसरा देखो, दूसरा ये समझ में आ गया। और दूसरा क्या होगा, जब मान लो सरकार का एक तो हो गया कि सरकार बनने, मतलब नया चुनाव हुआ, नई सरकार बन के आ रही है, तो सदन का, दोनों सदनों का आपस में संबोधित करना। एक तरफ लिखिए कि जैसे संसद का अपना एक प्रक्रिया है, ठीक है, और हम देखते हैं कि जब संसदीय शासन प्रणाली में प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में क्या होता है, ये बताइए। प्रत्येक वर्ष, लिख लीजिए, प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में, प्रथम सत्र के आरंभ में, ठीक है, और फिर यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। जैसे प्रथम सत्र के आरंभ में होगा तो राष्ट्रपति दोनों सदन के सामने कुछ कार्यक्रम का वो खाका प्रस्तुत करते हैं कि नहीं करते हैं? है? करते हैं या नहीं? देख, कनेक्शन खत्म हो गया क्या? आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है। हाँ, तो देखो, कहने का मतलब, जब सदन का, जब प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र होता है तो उसके आरंभ में, या जब नई सरकार चुन के आती है और उसका जो प्रथम सत्र होता है, तो सत्र का प्रथम दिन,
तो उसमें राष्ट्रपति द्वारा ये काम किए जाते हैं, मतलब राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। और ये किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 87। ठीक है, आर्टिकल 87, जिसमें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहा जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ठीक है, तो आर्टिकल 87 याद रखना। क्लियर? ठीक है, तो अब देखो ये जब ये प्रक्रिया होगी तो इन दोनों को ऐसे मिला करके, जहां पे हमने आर्टिकल 87 लिखा है, उसी के नीचे अपनी कॉपी में एक डबल लाइन ऐसे बना दीजिए। ठीक है, अब लिख लीजिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात राष्ट्रपति के अभिभाषण, अभी हमने देखा था कि पश्चात, राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात क्या लिखा? राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात राष्ट्रपति को, लिखिए, राष्ट्रपति को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, राष्ट्रपति को धन्यवाद, ठीक है, राष्ट्रपति को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए सरकार द्वारा संसद में प्रत्येक सदन में सरकार द्वारा संसद के प्रत्येक सदन में लिख लिया, संसद के प्रत्येक सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, अब देखो ये प्रत्येक सदन में क्या किया गया? धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया, है ना? अब जो ये धन्यवाद प्रस्ताव आया है, लिख लीजिए नीचे तीर लगा करके, ये जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया है, लिख लीजिए, धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद के प्रत्येक सदन में विपक्ष द्वारा संशोधन लाया जा सकता है। इसमें विपक्ष चाहे तो संशोधन ला सकता है, विपक्ष द्वारा संशोधन, ठीक है, संशोधन लाया जा सकता है। क्लियर? अब देखो, हमने देखा कि विपक्ष द्वारा संशोधन लाया जा सकता है, ये दोनों सदन में, ठीक है, दोनों सदन में। तो दोनों सदन का मतलब क्या हो गया? दोनों सदन का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, है कि नहीं? लोकसभा और तो राज्यसभा। तो देखो, अब यहीं पर लोकसभा और राज्यसभा दो पार्ट में बांट लो और लिखो कि जैसे देखो, अब जब जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया, तो धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध विपक्ष है तो संशोधन प्रस्ताव ला रहा है, तो ये संशोधन प्रस्ताव अगर लोकसभा में लाया गया तो लिख लो, यदि संशोधन लोकसभा में लाया गया और वह पारित हो जाता है, लोकसभा में लाया गया और यहाँ पे क्या हो जाए? पारित हो जाए, ठीक है, पारित हो जाए, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ता है, पारित, ठीक है। तो सरकार क्या हो जाएगी? त्याग पत्र देगी, समझ में आया? त्याग पत्र, सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। राज्यसभा में अगर राज्यसभा में पारित हो जाए तो क्या होगा? रंजीत लगता है भाग गया।
रंजित जी भाग गए क्या? साक्षी अभी नहीं है क्या क्लास में? हेलो हेलो हेलो। अगर देखो, अगर राज्यसभा में पारित हो जाए तो क्या होगा? तो राज्यसभा में पारित होने का मतलब है, यहाँ पे राज्यसभा में पारित होने का मतलब क्या है? तो फिर सरकार पे, जब राज्यसभा का मतलब है तो ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हो तो सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, सरकार पर प्रभाव नहीं। ठीक है, सरकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये था कि किस तरह से हमने ऐसा देखा कि जो एक धन्यवाद प्रस्ताव है इसके बारे में। ठीक है, इससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा। तो राज्यसभा में अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जाता है तो बहुत कुछ होगा। तो सरकार की छवि क्या हो सकती है? खराब हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इतना जो क्लासेस हमने करा। इसमें देखो क्या क्या देखा। एक तो लास्ट में हमने धन्यवाद प्रस्ताव देखा, और कई सारे क्वेश्चन हमने विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव पर कई सारे क्वेश्चन देखा। तो विश्वास प्रस्ताव इसको भी पढ़ा और इस पर क्वेश्चन देखे। और अविश्वास प्रस्ताव पे देखो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव भी पढ़ा हमने। फिर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है उसके बारे में समझा। और इसमें कार्य स्थगन प्रस्ताव, यानी कार्य स्थगन से शुरू करके हम यहाँ तक धन्यवाद प्रस्ताव तक को इसमें समझने का काम किया है। चलिए फिर क्लास समाप्त करिए। थैंक यू।